जय हिंद साथियों, शिवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत का प्राचीन इतिहास चैप्टर 9। आज का टॉपिक हमारा ताम्र पाषाण युग की संस्कृति। इसका हमने पहला टॉपिक कल किया था, आज हम पार्ट 2 करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं। कालानुक्रम के आधार पर राजस्थान की खेतरी ताम्र क्षेत्र के सीकर झुंझुनू इलाके की समृद्ध ताम्र खदान के करीब स्थित गणेश्वर स्थल को विशेष रूप से देखा जा सकता है। इस क्षेत्र में खुदाई से प्राप्त तांबे की वस्तुओं में तीर, भाले, बंसी, मछली फंसाने का हुक, औजारों की मुठें, चूड़ियाँ, छेने आदि शामिल हैं। उनमें से कुछ के आकार सिंधु घाटी की साइटों पर पाई जाने वाली वस्तुओं के समान है। इसमें मिलती जुलती टेराकोटा की एक टिकिया भी पाई गई थी। कई भाले नुमा औजार भी थे जो ताम्रयुगीन संस्कृति की विशेषताएं हैं। हमें OCP गेरुए रंग के बर्तन भी मिलते हैं जो कि लाल रंग से मिलते जुलते हैं और ज़्यादातर फूलदान के रूप में काले रंग से चित्रित हैं। गणेश्वर के संकलन को ईसा पूर्व 2800 से 2200 से जोड़ा जाता है। कुल मिलाकर ये परिपक्व हड़प्पा संस्कृति को दर्शाती है। गणेश्वर मुख्यतः हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं आपूर्ति करता है था और वे इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेते थे। गणेश्वर के लोग आंशिक रूप से कृषि किंतु मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर थे। यद्यपि उनका प्रमुख शिल्प ताम्र वस्तुओं का निर्माण था, परंतु वे नगरीकरण करने में असमर्थ थे। गणेश्वर समूह में ना तो पूरी तरह शहरी वातावरण था, ना ही विधिवत OCP तामा संग्रह की संस्कृति थी। गणेश्वर संस्कृति का अधिकांश भाग भाले नुमा औजारों एवं पत्थर के अन्य औजारों के साथ हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाण संस्कृति का माना जा सकता है, जिसने परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के निर्माण में योगदान दिया। काल अनुक्रमित रूप में देखें तो भारत में कई ताम्रपाषाण बस्तियों की श्रृंखलाएँ हैं। कुछ हड़प्पा पूर्व की हैं, बाकी हड़प्पा संस्कृति की समकालीन हैं। फिर भी कुछ स्थलों पर हड़प्पा पूर्व चट्टानों परतों को व्यवस्थित परिपक्व शहरी सिंधु सभ्यता से अलग बताने के कारण उन्हें प्रारंभिक हड़प्पन कहा जाता है। इस प्रकार राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के बनावली में हड़प्पा पूर्व चरण स्पष्ट रूप से ताम्रपाषाणकालीन है। पाकिस्तान के सिंधु में कोट दीजी के साथ भी ऐसा ही है। उत्तरी पश्चिमी और मध्य भारत में हड़प्पा पूर्व एवं उत्तर हड़प्पा की ताम्रपाषाण संस्कृतियों तथा हड़प्पा के साथ उनके सह संबंध पाए जाते हैं। अनुमानतः 2000 वर्षों से ईसा पूर्व 1800 तक की कहत संस्कृति इसका उदाहरण है, जो कि हड़प्पा संस्कृति अंत तक बनी रही थी। मिट्टी के बर्तनों में कुछ हड़प्पा पूर्व तत्व मौजूद हैं, परंतु इनमें हड़प्पा का भी प्रभाव है। इन क्षेत्रों की कई उत्तर हड़प्पा या ताम्रपाषाण संस्कृतियों हड़प्पा संस्कृति के उत्तर शहरीकरण काल से प्रभावित हैं। कई अन्य ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ भी हैं जो सिंधु सभ्यता से जुड़ी हुई नहीं, बल्कि हालांकि वे परिपक्व हड़प्पा संस्कृति की तुलना में अल्पकालीन हैं। नवदा, टोली, एरन और नगदा में पाई गई मालवा संस्कृति ईसा पूर्व 1700 से 1200 को गैर हड़प्पन संस्कृति माना जाता है। जोरवे संस्कृति ईसा पूर्व 1400 से 700 के साथ भी ऐसा ही है, जिससे विदर्भ और कोंकण के कुछ हिस्सों के अलावा पूरा महाराष्ट्र शामिल है। भारत के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में ताम्रपाषाण बस्तियाँ हड़प्पन संस्कृति से बिल्कुल स्वतंत्र थी। दक्षिण भारत में वे निश्चित रूप से नवपाषाण बस्तियों के क्रमिक विकास में पाई जाती हैं। विंध्य क्षेत्र, बिहार और पश्चिम बंगाल की ताम्रपाषाण बस्तियाँ हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं हैं। जाहिर है कि विभिन्न प्रकार के हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाण संस्कृतियों ने सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान और अन्य जगहों में कृषक के समुदायों के प्रसार का बढ़ावा दिया और हड़प्पा की शहरी सभ्यता के विकास के लिए उपयुक्त
स्थितियों का निर्माण किया। सिंध में अमरी और कोट दीजी, राजस्थान में कालीबंगा, यहाँ तक कि गणेश्वर का भी उल्लेख किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि कुछ ताम्रपाषाण कृषक समुदाय सिंधु के बाढ़ से बने मैदानों की तरफ चले गए। उन्होंने कांस्य की कारीगरी सीखी और शहरों की स्थापना करने में सफल रहे। कुछ काम मध्य गंगा घाटी के ताम्रपाषाण स्थलों पर किया गया, जहाँ 138 स्थल पाए गए। मध्य गंगा घाटी क्षेत्र को देखते हुए यह संख्या बड़ी नहीं, जबकि हमें दक्षिण भारत में 854 नवपाषाण स्थल मिलते हैं। सभी 138 स्थलों में उत्तर प्रदेश और बिहार में अभी तक 14 स्थलों की खुदाई हुई है और यहाँ तांबे का इस्तेमाल नगण्य ही मिलता है। भले ही ये लोग बड़े पैमाने पर कृषि पर निर्भर थे, ताम्रपाषाण बस्तियाँ पहाड़ियों से सटे नदी तट और ऊपरी क्षेत्र तक ही सीमित थीं। पूरी तरह समतल मैदानों में बड़े आकार की बस्तियाँ लोह युग के पहले की नहीं हैं। मध्य गंगा क्षेत्र के ताम्रपाषाण स्थल और पश्चिम बंगाल के स्तर ईसा पूर्व 1500-700 या फिर इसके बाद के हैं। पांडु राजर धिबी और महिषदल पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण स्थल है। मध्य और निम्न गंगा क्षेत्र के इन सभी स्थलों ने अधिकतर पत्थर के औजार और कम तांबे के औजार के इस्तेमाल किए थे। बाद में तांबा बिरले ही प्रयोग में था, हालांकि मछली फंसाने कुछ पाए गए। मध्य और पश्चिम भारत में ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ ईसा पूर्व 1200 या उसके बाद गायब हो गई हैं। केवल जौरवे संस्कृति ईसा पूर्व 700 तक जारी रही। भारत के कई हिस्सों में ताम्रपाषाण काले और लाल बर्तन ईसा पूर्व 2वीं सदी के ऐतिहासिक काल तक के थे। हालांकि ताम्रपाषाण संस्कृतियों के अंत और मध्य एवं पश्चिम भारत में प्रारंभिक ऐतिहासिक संस्कृतियों के उदय के बीच लगभग 4 से 6 शताब्दियों का बड़ा अंतर था। ईसा पूर्व 1200 के आसपास बारिश के स्तर में गिरावट के कारण पश्चिम भारत और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण बस्तियों का क्षरण हुआ, लेकिन पश्चिमी बंगाल और मध्य गंगा क्षेत्रों में वे लंबे समय तक जारी रही। संभवतः यहाँ पश्चिम भारत में ताम्रपाषाणकालीन लोग सूखे मौसम में काली मिट्टी वाले क्षेत्र में खनती, जुताई या खुदाई का औजार के सहारे लंबे समय तक निर्वाह करने में समर्थ थे, क्योंकि सूखे मौसम में ज़मीन को जोतना मुश्किल होता था। जबकि लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में खास तौर पर से पूर्वी भारत में लोह युग के आते ही उसी समय ताम्रपाषाण संस्कृति के जीवन स्वरूप को अपना लिया गया, जिसने धीरे धीरे लोगों को पूरी तरह से खेतिहर समाज में बदल दिया। मध्य गंगा के समतल मैदानों की ताम्रपाषाण संस्कृतियों के बारे में भी यही बात लागू होती है। इसी तरह दक्षिण भारत में कई जगह लोहे के इस्तेमाल से ताम्रपाषाण संस्कृति मेगालिथिक संस्कृति, छोटे औजार और उपकरण वाली संस्कृति में तब्दील हो गई। ताम्रपाषाण युग का महत्व। जलोढ़ समतल मैदानी इलाकों और घने जंगलों के क्षेत्रों को छोड़कर ताम्रपाषाण संस्कृतियों के निशान लगभग पूरे भारत में पाए जाते हैं। मध्य गंगा क्षेत्र के जलोढ़ समतल मैदानों में कई ताम्रपाषाण स्थल पाए गए हैं, विशेषकर झील या नदियों के प्रयाग के आसपास। इस चरण में ज़्यादातर लोगों ने ऐसी नदी के किनारों पर ग्रामीण बस्तियों की स्थापना की जो पहाड़ियों के निकट थी। जैसा कि पहले कहा गया, उन्होंने तांबे के औजारों के साथ साथ माइक्रोलिथ और पत्थर के अन्य औजारों का इस्तेमाल किया। ऐसा लगता है कि उनमें से अधिकतर लोग तांबा गलाने की कला जानते थे। लगभग सभी ताम्रपाषाण युगीन समुदायों ने चाक पर तैयार काले और लाल बर्तन का इस्तेमाल किया। अपने पूर्व कांस्य चरण के विकास को देखते हुए हम पाते हैं कि उन्होंने सबसे पहले चित्रित बर्तनों का इस्तेमाल किया। उनके बर्तन खाना पकाने, खाने पीने और भंडारण के लिए होते थे। उन्होंने लोटा और थाली दोनों का इस्तेमाल किया। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल सहसा से ताम्रपाषाण काल में प्रवेश कर गया और इसलिए इन संस्कृतियों को
नवपाषाण ताम्रपाषाण कहा जाता है। अन्य भागों में विशेष रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र और राजस्थान में ताम्रपाषाण लोगों को उपनिवेशवादी माना जाता है। इनकी सबसे पुरानी बस्तियां मालवा और मध्य भारत में थी, जैसे कयथ और एरन में। पश्चिमी महाराष्ट्र में ये बाद में स्थापित हुई और बिहार और पश्चिम बंगाल में तो बहुत बाद में। ताम्रपाषाण युगीन समुदाय ने प्रायद्वीपीय भारत के बड़े गांवों की स्थापना की और नवपाषाण युगीन समुदायों में बहुत अधिक अनाज उपजाए। विशेष रूप से उन्होंने पश्चिम भारत में जौ, गेहूँ एवं दाल तथा दक्षिणी और पूर्वी भारत में चावल की खेती की। उनके अनाजयुक्त भोजन में मांसाहारी भोजन भी शामिल होता था। पश्चिम भारत में अधिक मांसाहार किया गया, लेकिन मछली और चावल पूर्वी भारत के आहार में महत्वपूर्ण तत्व बना। पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अधिक संरचनाओं के अवशेष पाए गए। मध्य प्रदेश के कयथ और एरन और पश्चिमी महाराष्ट्र के इनाम गांव में बस्तियां चारों तरफ से घिरी हुई होती थीं। दूसरी और पूर्वी भारत में चिरांद और पांडु राजा धिवी में ढांचों के अवशेष निम्न स्तर पर थे, जो गड़े खम्भों और गोल घरों को संकेत देते थे। दफनाने की प्रथा भिन्न थी। महाराष्ट्र में मृत शरीर उत्तर भारत की स्थिति में लिटाया जाता था, लेकिन दक्षिण भारत में से पूर्व पश्चिम की दिशा करके रखा जाता था। पश्चिम भारत में व्यवस्थित कब्रगाहें थी, लेकिन पूर्वी भारत में अव्यवस्थित और संकुचित कब्रगाहें के रूप में दिखाई पड़ती हैं। ताम्रपाषाण संस्कृतियों की सीमाएं। ताम्रपाषाण लोगों मवेशी, भेड़ बकरियां पालते थे और उन्हें आंगन में बांधते थे। संभवतः पालतू जानवरों का उपयोग खाने के लिए होता था और दूध एवं द्रव्य उत्पादों के लिए उनका इस्तेमाल नहीं होता था। कबीलाई लोग जैसे कि बस्तर के गौड़ मानते हैं कि दूध केवल पशुओं के बच्चों के लिए, इसलिए वे उनका दूध नहीं धोते थे। फलतः ताम्रपाषाण युगीन लोग जानवरों का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम नहीं थे। इसके अलावा काले कपास उपजाने वाले भूमि क्षेत्र में रहने वाले मध्य और पश्चिम भारत के ताम्रपाषाण युगीन लोग व्यापक पैमाने पर कोई खेती नहीं करते थे। ताम्रपाषाण स्थल पर ना तो कुदाल पाया गया और ना ही हल का कोई उपकरण। खुदाई के लिए या जोतने के लिए जिस खंती या हल का प्रयोग होता था, उसका वजन बढ़ाने के लिए सुरागदार पत्थर की चक्की बंधी होती थी। इसका इस्तेमाल खोदने, काटने या झूम खेती के लिए किया जाता था। ऐसी खुदाई वाली खंती की सहायता से खंगर मिट्टी या कड़ी मिट्टी में बुआई संभव थी। काली मिट्टी पर गहन और व्यापक खेती के लिए लोहे के औजारों के उपयोग की आवश्यकता थी, जो कि ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति में शायद ही कभी हुआ था। पूर्वी भारत की लाल मिट्टी के क्षेत्रों में रहने वाले ताम्रपाषाण युगीन को भी इसी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। पश्चिमी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बच्चों के दफन में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियों की कमजोरी स्पष्ट होती है। खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था होने के बावजूद शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक थी। यह कुपोषण, चिकित्सा ज्ञान की कमी या महामारी के प्रकोप के कारण में हो सकता है। किसी भी हाल में ताम्रपाषाण सामाजिक और आर्थिक पैटर्न ने लोगों में दीर्घायु का बढ़ावा नहीं दे सका। ताम्रपाषाण संस्कृति की अनिवार्यता एक ग्रामीण पृष्ठभूमि थी। इस दौरान तांबे की आपूर्ति सीमित थी। यद्यपि हमें पूर्वी भारत में तांबे के खदान मिलते हैं, बिहार और पड़ोसी राज्यों के ताम्रपाषाण स्थलों में कुछ तांबे के औजार पाए गए। कुछ ताम्रपाषक लोग मुख्य रूप से माइक्रोलिथ या छोटे पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे। वैसे तांबों के बने उपकरण कम मजबूत होते थे। लोग तांबे के साथ टिन मिश्रण की कला से अनभिज्ञ थे और इस प्रकार कांस्य नामक अधिक मजबूत और उपयोगी धातु नहीं बना पाते थे। कांस्य के औजारों ने क्रेट, मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी में प्राचीन सभ्यताओं के उदय को सुनिश्चित किया। ताम्रपाषाण युगीन लोग लिख नहीं सकते थे, ना ही कांस्य युग के लोगों की तरह वे
शहरी व्यवस्था में रहते थे। भारतीय उपमहाद्वीप के सिंधु क्षेत्र में पहली बार सभ्यता की ये सभी तत्व देखने को मिली। यद्यपि भारत के एक प्रमुख हिस्से में मौजूद अधिकांश ताम्र पाषाण युगीन संस्कृतियाँ सिंधु घाटी की सभ्यता की तुलना में नई थी, लेकिन उन्होंने सिंधु लोगों की उन्नत तकनीक ज्ञान से कोई भी लाभ नहीं लिया। तांबे के ढेर और गेरू रंग के बर्तनों का चलन। पूर्व में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, पश्चिम में गुजरात और हरियाणा और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर में उत्तर प्रदेश के विशाल इलाके में छल्ले, आदिम कुल्हाड़ी, कटार, तलवार और बरछी, भाला और मानव मूर्ति मिलाकर 80 तांबे के ढेर पाए गए हैं। सबसे बड़ा भंडार मध्य प्रदेश के मुंगेरिया में है, जिसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार और चांदी की 102 परती चदरें पाई गई हैं। हालांकि तांबे का बहुत बड़ा ढेर गंगा यमुना दोआब में जमा है। अन्य क्षेत्रों में तांबे की बरछी, लंबी तलवारों और मानव मूर्तियाँ पाई गई हैं। इन कलाकृतियों ने कई उद्देश्यों की पूर्ति की। उनका मतलब न केवल मछली पकड़ने, शिकार करने और लड़ने में था, बल्कि कृत्रिम और कृषि उपयोग के लिए भी था। इसमें ताम्रकार के उच्च तकनीकी कौशल और ज्ञान का अनुमान लगाया जा सकता है। आदिम घुमंतु कारीगरों की हस्तकरता ऐसी नहीं हो सकती थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 स्थानों पर खुदाई में इन वस्तुओं में कुछ गहरे रंग के बर्तन और मृदा संरक्षण की खोजी गई हैं। एक जगह पत्थर के उपकरण के साथ साथ पक्की ईंट के बिखरे हुए टुकड़े भी पाए गए हैं। इससे से पता चलता है कि जिन लोगों के तांबे के कुछ अन्य औजारों के साधनों का इस्तेमाल किया, उन्होंने एक स्थायी जीवन का बसाया। वे उन प्राचीन ताम्र पाषाण कृषकों और कारीगरों में शामिल थे जो दोआब के एक महत्वपूर्ण हिस्से में व्यवस्थित रूप में बसे थे। दोआब के ऊपरी हिस्से में गेरू रंग के कई बर्तन पाए गए हैं, लेकिन झारखंड और इलाके के अन्य पठारी क्षेत्रों में बिखरे तांबे के ढेर और राजस्थान के क्षेत्रीय क्षेत्रों में लंबे के कई सबूतों की खोज की गई है। इस अवधि में गेरू रंग के बर्तनों की संस्कृति को 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच वैज्ञानिक तिथि श्रृंखला से 8 भागों में रखा जा सकता है। जब इस संस्कृति की बस्तियां गायब हो गईं तो ईसा पूर्व 1000 के आसपास तक दोआब में ज़्यादा बस्तियां नहीं थीं। हमें लोगों द्वारा काले और लाल रंग के बर्तनों का उपयोग में कुछ बस्तियों का पता चलता है, लेकिन उनके आवासीय जमाव इतने कम हैं और प्राचीन वस्तुओं की गुणवत्ता इतनी खराब है कि हम उनके सांस्कृतिक उपकरणों पर अलग से विचार नहीं बना सकते हैं। हर हाल में दोआब के ऊपरी भाग में गेरू रंग के बर्तन बनाने वाले लोगों के आने से बस्ती की शुरुआत होगी। हरियाणा और राजस्थान की सीमा में जोधपुर में 1.1 मीटर के सबसे बड़े गेरू रंग के बर्तनों के संग्रह का साक्ष्य मिला है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि ये बस्तियां कहीं भी 1 शताब्दी से अधिक नहीं रह पाईं। वे ना तो बड़ी थीं और ना ही व्यापक क्षेत्र में फैली हुई थीं। ये बस्तियां क्यों और कैसे समाप्त हुई, यह स्पष्ट नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि बाढ़ के आने से किसी व्यापक क्षेत्र में जल जमाव के कारण मानव बस्तियां रहने लायक नहीं रह गईं। कुछ विद्वानों के अनुसार गेरू रंग के बर्तन नर व कमज़ोर होते थे और एक लंबे समय तक पानी में नहीं टिकते थे। ओसीपी लोग हड़प्पा के कनिष्ठ समकालीन हो सकते हैं और उनके क्षेत्र की हड़प्पा से दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए हम ओसीपी लोगों से कांसे का प्रयोग करने वाले हड़प्पा के लोगों के बीच कुछ आदान प्रदान की उम्मीद कर सकते हैं। अब हम देखें कालक्रम। ईसा पूर्व 2800 से 2200 गणेश्वर के संगठित लोगों का समय राजस्थान। 2100 से 1500 अहर ताम्रपाषाण संस्कृति बनास घाटी राजस्थान। 2000 से आगे काले और लाल बर्तन का व्यापक उपयोग। 2000 से 1800 कयथ ताम्रपाषाण संस्कृति मध्य प्रदेश। 2000 से 1500 गेरू रंग के बर्तन की संस्कृति। 1700 से 1200 नव दाटोली, एरन और नगदा मध्य प्रदेश के मालवा संस्कृति। 1500 गिलुंद में ताम्रपाषाण युगीन पक्की ईंटें राजस्थान। 1400 से 700 जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र। 1200 मध्य और पूर्वी भारत में कई ताम्रपाषाण स्थल। 1200 से आगे पश्चिम भारत में ताम्रपाषाण बस्तियों का अवसान। 2री शताब्दी तक ताम्रपाषाण युगीन काले और लाल सामग्रियों की निरंतरता। थैंक यू।